प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। और ये चैप्टर लगभग हम लोग आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस क्लास में हम लोगों ने अभी तक की जो भी क्लास हुई है, इस क्लासेस में हम लोगों ने वन के बारे में अभी तक पढ़ाई की है। वन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है भाई? सबसे पहले हम लोगों ने वन का अर्थ या वन की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। तो इसको समझने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग वनों के वर्गीकरण पे चर्चा किए। और इस वनों के वर्गीकरण में प्यारे बच्चों, हम लोगों ने किस प्रकार से वनों के प्रकार में देखा था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन। उसके बाद हम लोगों ने कटीले वन एवं झाड़ियों के बारे में देखा। फिर आपका जो है पर्वतीय वन देखा। और पर्वतीय वन के बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ाई की थी। और इस वर्गीकरण के बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो विभिन्न प्रकार के वन हैं, इस वनों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था कि वनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो यानी कि तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ाई की थी वनों को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा बहुत अच्छे से की है। और अगले पॉइंट के रूप में हम लोगों ने देखा था कि वनों से होने वाले जो लाभ हैं, क्या क्या लाभ हमको हो रहे हैं वनों से, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, दोनों टाइप के हम लोगों ने खूब अच्छे से देखा और सीखा। ठीक है। और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न, एक भी सिंगल प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। बहुत ही अच्छे से रटना नहीं पड़ेगा, आपका प्रश्न बनेगा, आप लिखने की स्थिति में होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। और आपकी मैं क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा बिना किसी एक पैसे के, और सबसे अच्छा कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो हम लोगों ने वनों से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ाई की थी। और वनों से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि ये जो वन है, इस वन को अगर हम लोग देखें तो आज यानी कि इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वनों के ह्रास के कारण क्या है। वनों के ह्रास के कारण, ये जो वन है इसके ह्रास या पतन के कारण की बात करें, पतन का कारण हम लोग देखेंगे कि वनों का आखिर ये वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं तो इनका ह्रास क्यों हो रहा है, इनमें कमी क्यों आ रही है, इनका पतन क्यों किया जा रहा है, इनको काटा क्यों जा रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ह्रास के कारण। और जब हम लोग देखेंगे इसको तो इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वनों के पतन के कारण देख लेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो वन है इससे वनों के पतन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी कि ह्रास के कारण फिर उत्पन्न होने वाली समस्या के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में लगभग ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो है आपका देखेंगे वनों पर आधारित उद्योग, जैसे माचिस उद्योग। जैसे आप देखेंगे कि माचिस उद्योग के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो तारपीन उद्योग, इसके अलावा आपके जो भी खेल वाले सामान हैं, यानी कि अगर हम लोग देखें तो उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यानी कि सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। दो टॉपिक हमारे बचेंगे, एक तो आधारित उद्योग देखेंगे, वनों पर आधारित उद्योग के बारे में। और फिर हम लोग देखेंगे वनों के संरक्षण के उपाय, यानी संरक्षण के उपाय देखेंगे, संरक्षण के उपाय। तो इन सब पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में ये दोनों और कल की क्लास में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में आज हम लोग देखेंगे आपका जो है वनों के ह्रास या पतन के कारण। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आप जो है देखिए इसको, और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे
वनों के ह्रास या पतन के कारण। चलिए हेडिंग बनाते हैं भाई, वनों के ह्रास या पतन के कारण। आखिर वनों का ह्रास या पतन क्यों हो रहा है? अगर इसके हम कारण पे चर्चा करें तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं, दो महत्वपूर्ण कारण हैं। इसमें से जो दो महत्वपूर्ण कारण हैं ये कौन कौन से हैं? तो इनमें से एक कारण है प्राकृतिक कारण, एक है प्राकृतिक कारण, तो प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है। और दूसरा जो कारण है उसको हम लोग कहेंगे मानव निर्मित कारण, मानव निर्मित कारण। तो इसके पीछे दोनों कारण जिम्मेदार हैं, एक प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है और दूसरा मानव निर्मित कारण भी जिम्मेदार है। पहले हमने एक एक करके हम लोग सीखेंगे। प्राकृतिक कारण में कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वनों का ह्रास या पतन हो रहा है या वनों की मात्रा में कमी आ रही है। तो प्राकृतिक कारण में हम लोग देखें तो नंबर 1 जैसे भूकंप जो है ये भूकंप प्राकृतिक कारण है, और इसकी वजह से जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहाँ का जो पृथ्वी की सतह है वो असंतुलित होती है, और असंतुलित होने के बाद या तो ऊपर उड़ जाती है या तो नीचे धंस जाती है। तो ऐसे में वहाँ पे जो भी वन या जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो जो पेड़ पौधे हैं कहीं ना कहीं नीचे दब जाते हैं, यानी कि वहाँ पे वनों या वृक्षों में पतन या ह्रास होता है, यानी कि वनों की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, तो भूकंप हो गया। भूकंप के बाद अगर हम लोग देखें तो ज्वालामुखी, तो भूकंप हो गया भाई। भूकंप के बाद अगला जो है वो है ज्वालामुखी। ठीक है, तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी, इसके अलावा आपका बाढ़ एवं सूखा, तो ये हो गया। तो इससे तो कम मात्रा में होते हैं लेकिन होते इससे भी हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग और देखें बाढ़ या सूखा के बाद तो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड है, भूस्खलन है। इसकी वजह से भूस्खलन का मतलब पर्वतीय क्षेत्र में बड़े बड़े जो है पत्थर के टुकड़े या बड़ी बड़ी चट्टानें टूट करके जब जो है आपका नीचे गिरती है, तो नीचे गिरने के क्रम में बहुत पेड़ों की जो क्षति है, वृक्षों की जो क्षति हो बड़े पैमाने पर होती है, इससे बहुत सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग भूस्खलन कहेंगे। और भूस्खलन के बाद अगर हम लोग और देखें तो ये है आपका वनों में आग लगना। तो वनों में जब आग लगती है तो इससे आप देखते हैं कि कहीं पे वनों पे आग लग जाती है तो उससे क्या होता है कि हफ्ते भर, महीने भर, महीनों वनों में आग लगी रहती है, जलता रहता है। तो उससे बहुत सारे पेड़ पौधों का जो है कहीं न कहीं आपका जो है पेड़ पौधों का नष्ट हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी कि वनों के ह्रास या पतन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में हमने देखा था कि किस तरीके से भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ या सूखा और भूस्खलन तथा वनों में लगने वाली जो आग है, ये सारे कैसे हैं? प्राकृतिक कारण हैं। तो इन सभी कारणों से भी आज के समय में वनों का ह्रास या पतन हो रहा है। लेकिन ये जो मानव निर्मित कारण है भाई, इनको तो हम रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो इनको तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन ये जो मानव निर्मित कारण है ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बने हैं। जैसे मानव निर्मित कारण में कौन कौन से कारण है भाई? नंबर 1, पहला अगर हम कारण देखें तो एक कारण है, कहा जाता है झूम या परिवर्तनशील कृषि। झूम या परिवर्तन, क्या इसको हम कह सकते हैं, झूम या स्थानांतरणशील कृषि। तो जो झूम या स्थानांतरणशील कृषि है, इससे क्या है कि वनों में ह्रास या पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि झूम या स्थानांतरणशील कृषि उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जनजाति समूह है, वो एक स्थान पे गया और जाने के बाद ये क्या किया कि वहाँ के पेड़ पौधों को यानी वृक्षों को काट दिया। काटने के बाद वहाँ पे जो भी खरपतवार या जो भी चीज़ें थी, कूड़ा कबाड़, उनको जला दिया। जलाने के बाद कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया वहाँ की ज़मीन को, जंगल को, और उस स्थान पे वो 3-4 साल तक खेती किया। खेती करने के बाद वो आगे निकल गया, लेकिन वो वहाँ पे जो पेड़ पौधे वृक्ष थे उनको काट दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया। तो इससे क्या हुआ कि वनों का ह्रास या पतन हो गया। ठीक है, ये अगर हम लोग और समझें तो दूसरा है भाई
अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वनों का कटाव या वन अपरोपण है, या वन अपरोपण है। यानी कि वनों का जो कटाव हो रहा है, इससे भी वनों में ह्रास या पतन हो रहा है। यानी कि पेड़ पौधों को जब हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर काटेंगे तो इससे भी क्या होगा कि ये जो वन है, ये जो खाली भूमि में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, इसी को डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। अगला कारण है भाई नगरीकरण। अगला कारण है नगरीकरण। यानी कि जो नगरीकरण है, इससे भी वनों के यानी कि वनों में ह्रास या पतन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई, अगर हम लोग देखें, कोई आपका जो है जंगली इलाका है या कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग देखें वन है, तो वहाँ पे अगर कोई नगरों का विकास हो रहा है तो वहाँ पे पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है। वहाँ पे एक नई सभ्यता या एक नया शहर या एक नया नगर बस रहा है। तो जैसे जैसे लोग जो है यानी कि नगर की तरफ, गाँवों से नगरों की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को बड़े पैमाने पर कटाव कर रहे हैं। तो नगरीकरण भी एक समस्या है। वनों के ह्रास या पतन के कारण में एक कारण ये भी है। नगरीकरण के साथ साथ अगर हम लोग देखें औद्योगिकीकरण, यानी कि जहाँ पे ये जो उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये कहीं किसी नगर या किसी गांव में तो उद्योग लगेंगे नहीं, ऐसे स्थान पे लगेंगे जहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में भूमि उपलब्ध हो। तो वहाँ पे पेड़ पौधों के काट करके खाली स्थान पे जो है वहाँ पे ये जो उद्योगों को लगा रहे हैं, तो औद्योगिकीकरण भी कहीं ना कहीं वनों के ह्रास या पतन का एक कारण बन रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग और समझे भाई, इसके अलावा अगर हम लोग और देखें औद्योगिकीकरण, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सड़क, रेलवे लाइन, पुल का निर्माण, इन सब की वजह से भी वनों के ह्रास यानी कि वनों में ह्रास या पतन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम और समझें तो बड़े बड़े बांध एवं जलाशयों का निर्माण, तो बड़े बांध एवं जलाशयों का निर्माण, इसकी वजह से भी कहीं न कहीं नगरों का यानी कि वनों का ह्रास या क्या हो रहा है भाई, पतन हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, ये हो गया नगरीकरण, औद्योगिकीकरण। इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या है कि वनों के ह्रास या पतन के कारण हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने किस तरीके से देखा कि वनों का ह्रास या पतन के कारण। अब हम इस वनों के ह्रास या पतन से उत्पन्न होने वाली अगर हम समस्याओं को देख लें तो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी क्लियर हो जाएं। तो अगली हेडिंग है ह्रास या पतन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो हेडिंग बनाओ भाई। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो अब हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे, वनों के ह्रास या पतन के कारण उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, तो इनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। अब चूँकि वनों का ह्रास होगा तो या पेड़ पौधे काटे जाएंगे बड़े पैमाने पे, तो इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर हम इसकी बात करें तो पहली जो समस्या है ये है मृदा अपरदन। पहली समस्या जो है भाई वो है मृदा अपरदन। तथा मृदा की गुणवत्ता में कमी। एक समस्या तो ये होगी। कैसे होगी भाई, जब पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं अंदर गहराई तक जाती हैं, वो सूख जाएंगी। और ये जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं ये अंदर गहराई तक जब जाती हैं तो ये मिट्टी को जो है बांध के रखती हैं, यानी कि मिट्टी को संगठित करके रखती है। जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ये मिट्टी को संगठित करेगा कौन। तो इस तरीके से मिट्टी असंगठित हो जाएगी और असंगठित होने के बाद ये मिट्टी का कटाव हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। जब मिट्टी का कटाव होगा तो जो यानी कि ऊपर अगर हम लोग देखें पृथ्वी की सतह के ऊपर जो उपजाऊ मृदा है वो बह के कहीं और चली जाएगी, तो मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो गुण यानी कि गुणवत्ता है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है कमी आएगी। अगर हम लोग और देखें भाई तो
वर्षा की मात्रा में कमी। हमने बताया कि जितना ज़्यादा पेड़-पौधे रहेंगे उतना ही बड़े पैमाने पे यानी कि उतना भी अच्छी मात्रा में वर्षा होगी। तो अगला प्रभाव होगा वर्षा की मात्रा में कमी। तो प्यारे बच्चों अच्छे से आप इसको देखिए, वर्षा की मात्रा में कमी ये होगी। और क्या होगा? हमने बताया कि जो पेड़-पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और आपका जो है ऑक्सीजन ये जो है छोड़ते हैं। यानी कि इनसे ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। तो इससे क्या होगा? वो जब वन ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होगा और ऑक्सीजन का यानी कि निर्माण कम होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आप जानते हैं, मात्रा में कमी ये होगा। आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये प्राणवायु है, यानी कि इसी ऑक्सीजन की मदद से हम लोग जो है जीवित रहते हैं, ये जीवित रहते हैं, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होगी, ये होगी भाई। अगला और क्या होगी? तो ये सारी चीज़ें होंगी। और भी अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो जैव विविधता का ह्रास होगा। अगला जो है भाई और क्या होगा? जैव विविधता में कमी आएगी, विविधता का ह्रास या कमी। यानी जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे ये जो जंगली जीव जंतु हैं ये भाई वही तो इनके निवास का स्थान है। जब ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो जंगली जीव जंतु हैं ये रहने के लिए इनके लिए भी समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। और जब समस्या उत्पन्न होगी तो आप जानते हैं कि यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी मात्रा में कमी आएगी, यानी जैव विविधता का ह्रास होगा, ठीक है। अगला पर्यावरण असंतुलन की समस्या, पर्यावरण असंतुलन की समस्या। तो अगला है पर्यावरण असंतुलन की समस्या, असंतुलन की समस्या होगी, असंतुलित हो जाएगा पर्यावरण, ठीक। और जो है बाढ़ तथा सूखा की समस्या, बाढ़ तथा सूखा की समस्या, बाढ़ तथा सूखा की समस्या। तो ये सारी समस्याएं जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कहीं कहीं पे तो इतना ज़्यादा बारिश हो जा रही है कि पूछिए मत, और कहीं कहीं पे बारिश इतनी कम मात्रा में हो रही है कि आप पूछिए मत, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं भाई वनों के ह्रास या पतन के कारण उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं ये सारी समस्याएं एक एक करके सारी महत्वपूर्ण हैं। तो आप जब कभी प्रश्न आएगा तो अभी हम कल के हो सकता है कल वाली क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।